Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So this is Indian Express editorial and other news analysis, जिसमें हम हिंदू के अलावा जितनी बाकी की न्यूज़ आइटम्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जो इंडियन एक्सप्रेस की अच्छी न्यूज़ आइटम्स हैं, इनफैक्ट जो अच्छे टर्म्स हैं वो। और मैंने रियलाइज़ किया है कि इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पहले जो एक तरफ हिंदू देता था, अब उससे कई ज़्यादा अच्छा कंटेंट इंडियन एक्सप्रेस देने लगा है। तो कुछ चीज़ें हम मिस नहीं करना चाहेंगे इस न्यूज़पेपर की, मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। जिन्होंने सुबह का द हिंदू एनालिसिस देखा है उनको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ये जो पेपर रहेगा डिफरेंट रहेगा। सुबह की जो न्यूज़ आइटम्स हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। तो आप लोग जो हिंदू देखते हैं आप बिल्कुल उसको आराम से देख सकते हो, कोई इसमें आपको ऐसा नहीं होगा कुछ आपका रिपीट होगा या क्या। यहाँ पर पूरा टोटल हम न्यू आइटम्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहली जो हम आर्टिकल देखेंगे वो है बैक स्लाइडिंग इन अमेरिका। अब इसमें जो अमेरिका में अबॉर्शन राइट्स को लेकर के अभी रिसेंटली टर्न बैक किया गया है, रो वर्सेस वेड जो केस था 1973 का, उसके अपोजिट जो गया है अमेरिका अब, तो उसमें टर्म बहुत प्यारा यूज किया है इस बार ऑथर ने। टर्म का नाम है डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग। डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग टर्म यूज किया गया है ऑथर के द्वारा। तो क्या होता है डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग, ये मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब होता है कि जब डेमोक्रेसी वीक हो जाए या डिक्लाइन करने लगे विदाउट कोलैप्सिंग फुल्ली। तो ये बहुत ही प्यारा टर्म है, याद रखिएगा। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि इट्स अ डिटीरियोरेटिंग डेमोक्रेसी, नॉट अ डिस्ट्रक्टेड डेमोक्रेसी। तो डिस्ट्रक्शन भले ना हुआ हो लेकिन डिटीरियोरेट जरूर हो चुकी हो डेमोक्रेसी, ऐसी डेमोक्रेसी का हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग। तो ये टर्म आप जरूर याद रखिएगा डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग का। इट्स अ कंसेप्ट जो कि कहता है कि डेमोक्रेसीज आर वीकनिंग एंड दे आर डिक्लाइनिंग विदाउट कोलैप्सिंग फुल्ली। ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग। अब यहां पर ऑथर ने क्यों ऐसा कहा है, बिकॉज ऑब्वियसली डेमोक्रेसी के बारे में तो अगर बात करें तो अमेरिका वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होगा वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे 1787 में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखा। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की, कई लोग जो वहाँ के प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि जब 1787 में डेमोक्रेसी वहाँ पे आई थी उस समय यहाँ पे विमेन को अबॉर्शन राइट्स नहीं दिए गए थे। ऑब्वियसली अबॉर्शन राइट नहीं दिए जाएंगे क्योंकि एट दैट टाइम उनको फुल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं थे। अगर हम ये बात देखें कि वुमेन को जो पॉलिटिकल राइट्स है, वुमेन को जो वोटिंग का पावर है, वो कब मिला, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में 1920s में मिला है। 1920 के आसपास ये डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वुमेन को दिए गए हैं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वोटिंग के राइट्स 1920s में दिए गए, तो किस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1787 में उनको आपको अबॉर्शन के राइट्स दिए जाएंगे। तो ये चीज कंपेयर करना कि 1787 में उनके पास ये राइट्स नहीं थे इसलिए उनको ये डिजर्व नहीं है, या उनको इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इनको अबॉर्शन के राइट्स नहीं थे, ये गलत है। जब मेन के पास उनके बॉडी के ऊपर पूरा अधिकार है तो विमेन के पास भी उनके बॉडीली इंटीग्रिटी के ऊपर पूरा अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि मेन डोंट हैव टू डील फिजिकली विद प्रेगनेंसी। ना तो मेन को प्रेगनेंसी से डील करना पड़ता, ना मेन को पीरियड से डील करना पड़ता। अगर मेन के पास राइट है अपनी बॉडीज के ऊपर, तो फिर विमेन के पास अधिकार क्यों नहीं उनकी बॉडी इंटीग्रिटी के ऊपर। वहां पे स्टेट के पास क्यों पावर है कि वो उनके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। उनको क्यों सब्जेक्ट किया जाए कि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के सुपरविजन में रहेंगी या फिर किसी के अधीन रहेंगी, किसी से उनको पावर लेनी पड़ेगी, किसी से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। सो ऑल दीज थिंग्स आर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन रेज्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन फुल्ली एंटिसिपेट हाउ द आर्क ऑफ राइट वुड बेंड इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे ऑथर ने दूसरा जो कंसेप्ट दिया है वो है आर्क ऑफ राइट का। तो ऑथर ने बहुत अच्छा टर्म यूज किया। मैं यही आपको 2-3 टर्म बताना चाहता था इसमें। एक तो था आपका डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग का, दूसरा है आर्क ऑफ राइट। तो ऑथर ने कहा किसी भी डेमोक्रेसी जब पहले पहले आती है तो वहां पे आर्क ऑफ राइट थोड़ा कम रहता है, धीरे धीरे ये आर्क ऑफ राइट बढ़ता जाता है और अपने अंदर और सारे राइट्स इंक्लूड करता जाता है। तो ऑथर ने ये कहा कि देखो स्टार्टिंग में नहीं था, इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां पे वो कभी नहीं रहा। उस समय आर्क ऑफ राइट थोड़ा छोटा था, लेकिन एज द टाइम पास, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ऑर्गेनिक नेचर होता है डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ग्रो करता है, लर्न करता है, तो धीरे धीरे वो आर्क ऑफ राइट भी बड़ा होता जाता है। हालांकि 1787 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं था, लेकिन 1868 में
मतलब कि इम्प्लिसिटली ये मेंशन हो गया, एक्सप्लिसिटली तो 1868 में भी नहीं आया था, लेकिन हाँ थोड़े बहुत राइट 1868 में दिए गए। लेकिन फाइनली ये तब आया वोग में जब 1920s में इनको विमेन को क्या दिया गया, राइट टू वोट दिया गया। 1920 में जब राइट टू वोट दिया गया उसके बाद ये बेसिकली कहना चाहिए कि इनको फुल पावर मिली है, ठीक है ना। एंड कुल मिलाकर के एक और चीज ये भी है कि यहाँ पे कुछ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि विमेन जो है वो शिकार हो जाए इंसेस्ट का, यानी कि फैमिली के द्वारा अगर किसी ने कुछ किया है, या इंसेस्ट के अलावा अगर रेप की विक्टिम है कोई महिला और वो नहीं चाहती है कि वो डिलीवरी करे या करे, तो फिर ये उसको अधिकार होना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट इस चीज को दरकिनार नहीं कर सकता, कोर्ट इस चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है रिगार्डिंग G7। G7 क्या है? G7 समिट अभी चल रहा है जर्मनी, आप सबको पता होगा। G7 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड G7 एक इनफॉर्मल फोरम है, याद रखिएगा, इट्स इनफॉर्मल फोरम जहां पे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस कंट्रीज हैं। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव्स EU के वहां पे हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, है ना। दिस इज अनदर थिंग विच इज देयर। एंड इसके अलावा अगर हम देखें, जर्मन चांसलर इस समय ओलाफ स्कोल्स हैं, उन्होंने इंडिया को भी इनवाइट किया था, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका के अलावा, ठीक है ना। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका, सेनेगल, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा WHO, WTO, IMF भी वहां पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब अगर हम G7 में से कनाडा को हटा दें तो आपका जो ग्रुप बचता है उसको बोलते हैं G6। तो अगर आपको याद रखना है G6, अगर आपसे कोई पूछे तो G7 में से आप कनाडा को हटा दीजिएगा, आपका G6 बन जाएगा। रशिया जोड़ दीजिएगा तो G8 बन जाएगा, ठीक है ना। रशिया लेकिन अब है नहीं रशिया, चूंकि ऑब्वियस सी बात है, रशिया ने क्रीमिया पे अटैक कर दिया था 2014 में, जिसके वजह से उसको हटा दिया गया था। G7 की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 31% ग्लोबल GDP एंड 21% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन कंट्रीज के अंतर्गत है। 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 31% ग्लोबल GDP एंड 21% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इसके अंतर्गत है। याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेटा आप याद रखना, पूछा जा सकता है। कोट हैंगर, मैंने आज एक वीडियो सेपरेट बनाया है कोट हैंगर प्रोटेस्ट के ऊपर, तो आप एक बार देख लीजिएगा। कोट हैंगर प्रोटेस्ट एक्चुअली अबॉर्शन राइट्स के हटने में USA में किया जा रहा है। और कोट हैंगर का मतलब है कि कोट हैंगर का यूज करके महिलाएं अमेरिका की जो है वो अबॉर्शन करती थी 1973 के पहले, कोट हैंगर को सर्विक्स में डाल करके, और वही एरा वापस आने वाला है। कोट हैंगर प्रोटेस्ट ये कहना चाहता है कि अगर आप हमसे राइट छीनोगे तो हम फिर इस तरीके से करेंगे, अनहेल्दी जो वेज हैं उनके थ्रू करेंगे। तेहरान लॉन्चेस रॉकेट इनटू स्पेस एज US फ्यूम्स। तब यहाँ पे ईरानियन स्टेट टेलीविजन ने कहा है कि तेहरान ने लॉन्च की है एक सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट इनटू स्पेस। सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया है, जिससे कि काफी उसकी बुराई हो रही है। ऑब्वियसली आपको पता है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या फिर ईरान न्यूक्लियर डील जिसको हम बोलते हैं, वो होते होते रह रही है। और इसका रीज़न है कि ईरानियन जो एक्टिविटीज़ हैं ये बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में ये जो मिसाइल का छोड़ना है ये भी अपने आप में उसको और ज़्यादा कठिन करता है। अब ये रॉकेट जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, जुल-जनाह, याद रखिएगा, जुल-जनाह। क्या नाम रखा है? जुल-जनाह करके नाम रखा है इन्होंने। दिस इज द नेम विच दे हैव टेकन, जुल-जनाह, दिस इज द नेम। एंड इसको लॉन्च किया गया है। एंड ये नाम याद रखेगा, थोड़ा सा कंटेक्स्ट याद रखेगा, दैट इज इनफ, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम न्यू फैंस पे ट्रिब्यूट टू चाइनाज लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल डांसर। अब यहाँ पे चाइना की एक लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल डांसर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर झांग जुन, ये नाम याद रखिएगा, झांग जुन। शी इज द चाइनाज लेजेंडरी डांसर ऑफ भरतनाट्यम, कथक एंड उड़ीसी। तो इनका नाम याद रखिएगा, झांग जुन। शी वॉज द चाइनाज लेजेंडरी डांसर ऑफ भरतनाट्यम, कथक एंड ओडिसी। तो ये आप याद रख सकते हैं, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इनका नाम याद रखेगा।
यहाँ पे DIIs का नाम है, तो मैं आपको एक बार बता दूं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। तो जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं, आपको बता दूं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनके अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज आते हैं, पेंशन फंड्स आते हैं या फिर प्रोविडेंट फंड्स आते हैं, ठीक है ना। तो DIIs बेसिकली जनरली पूल करते हैं मनी, पैसे को पूल करते हैं फ्रॉम स्मॉल इन्वेस्टर्स, जैसे कि आपका SIP हो गया, SIP से पूल किया या इस तरीके से पूल करते हैं और फिर उसको ट्रेड करते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज में कंट्री के अंदर। तो इनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेगा। और इसको क्यों याद रखेगा, क्योंकि FPI जो है अपना पूरा पैसा खींचते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली कंट्री से FPIs अपना पैसा खींच रहे हैं। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि DIIs अपना पैसा होल्ड करें और ज़्यादा मार्केट में पैसा लगाएं, तभी वो ऑफसेट कर पाएगा जितना पैसा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपना निकालते जा रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा जो लगाया जाता है पैसा, उसको हम हॉट मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट के अकॉर्डिंग लगता है और जैसे जैसे प्रॉफिट दूसरी जगह मिलता है वैसे वैसे चले जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी इसमें कि क्या क्या रीजन है कि क्यों इतना स्लो डाउन हो रहा है। तो ये सबसे पहली बात, डोमेस्टिक मार्केट के ब्लीड करने के रीजंस ये हैं कि एक तो ऑनगोइंग यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, फिर फेडरल बैंक जो है अमेरिका का वो अपने रेट्स को राइज करता जा रहा है, दूसरा इंडिया में भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने आप में रीजन है कि क्यों FPIs अपना पैसा खींचते जा रहे हैं। अब अभी हुआ क्या है कि टोयोटा ने अभी BZ4X SUV लॉन्च की थी जो कि इलेक्ट्रिकल थी। तो टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने इसकी 2700 यूनिट्स रिकॉल कर ली है BZ4X की। और क्यों रिकॉल कर ली, क्योंकि उसके अंतर्गत एक प्रॉब्लम आ गई थी, जो हब बोल्ट्स थे व्हील्स में उसमें वो निकल रहा था और इससे क्या हो रहा था कि जो पूरा व्हील बेस था वो पूरा लूज हो जा रहा था और इससे व्हील के डिटैच होने का भी खतरा था। इसलिए टोयोटा ने इसको वापस खींच लिया है इस कंसाइनमेंट को और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फील्ड में थोड़ा सा और पीछे हो गया है टोयोटा, दिस कैन बी सेड, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज आइटम्स। आपको समझ में आ गया होगा, काफी अच्छी चीजें हमने देखी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज डू लाइक इट, डू शेयर इट, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।